लॉन्गिट्यूडनल वेव से काम करेंगे और बहुत सारी थ्योरी जो हमने वेव इक्वेशन एंड सुपरपोजिशन में पढ़ी है, ये सारी की सारी थ्योरी हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए यूज करेंगे। 5 साल अगेन हमने बात करी थी कि जितने भी तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो सारे ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं। यदि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज काइंड ऑफ मीडियम वेव। तो जैसे हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव को समझने के लिए वेव इन अ स्ट्रिंग का सहारा लिया था, लॉन्गिट्यूडनल वेव को समझने के लिए हम लोग साउंड वेव का सहारा लेंगे। एक ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशन से जो एयर में प्रोपोगेट करती हुई साउंड है, कहीं ना कहीं उस बात को दिमाग में रख के एक आइडियल ट्यूनिंग फॉर्क से वाइब्रेशन की वजह से जो एयर में लॉन्गिट्यूडनल वेव जनरेट हुई है, उस वेव को दिमाग में रख के अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड वेव की बात करेंगे और फिर थोड़ा सा ह्यूमन साउंड की थोड़ा सा बात करेंगे। तो जैसे हमने ट्रांसवर्स वेव में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की बात करी थी, उसी तरह से हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी मीडियम पार्टिकल के ऑसिलेशंस की बात करेंगे। एक और नजरिया देखेंगे कि हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को प्रेशर कम या ज्यादा होने के फॉर्म में यानी कांस्टेंट में रहता है। बस इतना देख ले। जो पिक्चर है वो पिक्चर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो ऐसा शेप तो नजर नहीं आएगा, बट जो भी डिस्टरबेंस का पिक्चर है वो पिक्चर लगभग एक जैसा किसी भी इंस्टेंट पे रहता है। यहाँ मैंने 2 लाइन ऑफ मॉलिक्यूल ली है उसी बात को समझने के लिए। यानी अगर इसको मैं एक फ्रेम के अंदर बंद करूं, ये फ्रेम इसी इंस्टेंट पे डिस्टरबेंस का पिक्चर दे रहा है और वो पिक्चर अबाउट एक जैसा रहता है किसी भी इंस्टेंट पे। ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहा है, अगर मैं इस यहाँ हर पार्टिकल आगे पीछे ऑसिलेशन कर रहा है। जैसे ट्रांसवर्स वेव में ऑसिलेशन कहाँ होते थे? ऊपर नीचे। यहाँ कैसा हो रहा है? आगे पीछे। बस इतना अंतर है पहले वाले ऑसिलेशन और अब वाले ऑसिलेशन में, बस इतना अंतर है। जब ऊपर नीचे डिस्टर्बेंस हुआ करता था तो वेव का एक चेहरा बनता था, फेस नजर आता था, वो ऊपर लहर नजर आती थी। यहां कोई फेस नहीं बन सकता क्योंकि सारा डिस्कशन एक लाइन का है। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे कनेक्टेड हैं? वेव के साथ साथ एक ऐसा ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा। पहले शेप पर पार्टिकल खुद होते थे और अब इस चीज को मैं ग्राफ बोल रहा हूं क्योंकि ये ग्राफ इसी इंस्टेंट पे उसके ठीक नीचे वाले पार्टिकल, जो भी पार्टिकल हैं उनका डिस्प्लेसमेंट बताता है। यानी ये पार्टिकल अभी अभी मीन से राइट जाना शुरू किया है, ये थोड़ा सा राइट जा चुका है, ये ज्यादा राइट जा चुका है, अपने ओरिजिनल मीन से एक्सट्रीम पे जा चुका है। अपने हर पार्टिकल अपने मीन के आगे पीछे ऑसिलेशन कर रहा है, अपने ओरिजिनल से जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे मैंने कहा कि ये वो पार्टिकल है जो इस मीन के आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा था। तो देखो ये पार्टिकल अपने मीन से बहुत दूर है, ये पार्टिकल अपने मीन से कम दूर है, ये पार्टिकल अपने मीन के बहुत करीब है। ये जो लाइनें बनी है ये उनका मीन बता रहा है। तो ये जो पार्टिकल अपने मीन से बहुत ज्यादा दूर है, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। ये वाला पार्टिकल कम दूर है, ये वाला और कम दूर है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट समझाने के लिए ये ग्राफ बनाया गया है। पहले इस ग्राफ में पार्टिकल एक्चुअली रहा करते थे और अब ये ग्राफ मात्र है, ये समझा रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल हैं वो अपने किस पड़ाव पे हैं। अपने जीरो डिस्प्लेसमेंट पे है, अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अपने मीन पे है, लौट के आए हैं या एक साइकिल पूरी करके आए हैं। ये वाला पार्टिकल क्या कर चुका होगा? एक साइकिल पूरा कर चुका होगा। बात क्लियर है? तो ये ग्राफ का अभी भी एक मीनिंग है। पहले इस ग्राफ में एक्चुअली पार्टिकल होते थे, अब ये ग्राफ है। यहाँ जो पार्टिकल है वो लौटने वाला है, अभी कम पार्टिकल है, ज्यादा होते तो शायद वो भी देखने को मिल जाता। ये जो पार्टिकल है वो अपने मीन से एक अंतर आया है कि पहले अब मैंने 2 वेव दिखाई हैं। वैसे तो हम कंटिन्यूअस वेव पढ़ रहे हैं, वैसे तो हम कंटिन्यूअस वेव पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी सोचो मैंने यहाँ पे 2 ऑसिलेशन, दो साइनोसाइडल पल्स दिखाई हैं। अगर ये कंटिन्यूअस दिखा दूं तो फिर वो कंटिन्यूअस वेव बन जाएगी। तो यहां पे अभी ये ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है? ये ग्राफ करस्पॉन्डिंग पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है, उसके मीन से। वो अपने मीन से डिस्प्लेसमेंट के किस पड़ाव पे है ये वो डिनोट कर रहा है।
ठीक है। करते हैं तो पहले उसके अंदर y कोऑर्डिनेट हर x के लिए बदलता रहता था, इस बार हर x के लिए उसका x कोऑर्डिनेट ही बदलेगा। पहले किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल के अंदर x कोऑर्डिनेट भी होता था और y कोऑर्डिनेट भी होता था, जब ऐसे ऐसे ऑसिलेशन होता था। पार्टिकल अपने मीन से कुछ डेल्टा x लेंथ शिफ्टेड है। तो बात आती है कि इस डिस्टरबेंस में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्योंकि अब y ठीक, मेरे ख्याल से इतनी बात सबको नजर आ गई है। चलो थोड़ा बात और आगे प्रेशर वेव की करी गई है, उसके बाद मैं आगे समझाता हूं। डिस्प्लेसमेंट ग्राफ था, साथ ही साथ अगर मैं एक प्रेशर ग्राफ भी ड्रॉ करने की कोशिश करूं ट्रेवल करती हुई वेव के लिए, तो वो कुछ ऐसे आएगा। ये रेड वाला ग्राफ यहाँ प्रेशर वेव को डिनोट कर रहा है। जीरो हाइट जहां डिनोट करी गई है वहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या मैं कह सकता हूं मीडियम का जो भी प्रेशर है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात चल रही है तो देखो ऐसा है कि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में कुछ गैप्स हैं, वो गैप जहां कम हो गए होंगे इसका मतलब उस रीजन का प्रेशर ज्यादा हो गया, और जहां गैप बढ़ गए होंगे उस रीजन का प्रेशर। तो ये लाल वाला ग्राफ यही बता रहा है कि कहां प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ा, जीरो हाइट बता रही कहां प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ा। इस रीजन में तुम देखोगे पार्टिकल के बीच के जो गैप्स हैं वो लगभग ओरिजिनल गैप जितने ही हैं जितना वेव चलने के पहले हुआ करते थे। लेकिन इस रीजन पे देखो यार मॉलिक्यूल बहुत करीब आ गए, नहीं यहाँ का रीजन का प्रेशर सबसे ज्यादा है, और इस रीजन पे मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर चले गए, नहीं यहाँ का प्रेशर सबसे कम है। यानी यार जब लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती है तो डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन तो होते ही होते हैं, साथ में हम इसको एक और नजरिए से देख सकते हैं, और वो नजरिया क्या है, प्रेशर वेरिएशन का। कहीं कहीं प्रेशर ज्यादा, कहीं कहीं प्रेशर कम। तो अब हम इस वेव को यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव को दो नजरिए समझने वाले हैं। इसके डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन की भी फंक्शन बनेगा और प्रेशर वेरिएशन का भी फंक्शन बनेगा। यानी जब हम ट्रांसवर्स वेव पढ़ते तो केवल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पढ़ा करते थे, लेकिन इस वेव की हम दो इक्वेशन पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम और एक्स के साथ बदल रहा है और प्रेशर भी टाइम और एक्स के साथ बदलेगा। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ रही है? अच्छा, मैंने एक और बात दिखाने की कोशिश करी है। ये ग्रे वाली वेव डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन को बता रही थी और लाल वाली दोनों वेव में कितने पाथ का अंतर है, रास्ते वाइज कितना अंतर है। एक वेव को लैम्डा बोलते हैं, तो ये दोनों वेव कितना शिफ्टेड है एक दूसरे से। यार देखो जरा, अगर मैं इस लाल वाली वेव को पीछे लैम्डा बाई 4 खिसका दूं, क्वार्टर वेव खिसका दूं, तो उससे मिल जाएगी कि नहीं। यानी लाल वाली और ग्रे वाली वेव में लैम्डा बाई 4 का अंतर है पाथ वाइज। कोई पूछे फेज वाइज कितना अंतर है, कोई पूछे टाइम वाइज कितना अंतर है, तो यार लैम्डा बाई 4 मतलब क्वार्टर वेव का अंतर है, तो टाइम वाइज टी बाई 4 का अंतर है। कोई पूछे यार फेज वाइज कितना अंतर है, पाई बाई 2 फेज का अंतर है। तो बस इतनी बात यहां पर मैं बता रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन और प्रेशर वेरिएशन में है ना कितना अंतर है, पाई बाई 2 फेज का अंतर है। नो आइडिया। तो पहली बात तो longitudinal wave can be think as variation of displacement as well as वेरिएशन ऑफ प्रेशर। यानी यार इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन पे भी सोच सकते हैं और प्रेशर वेरिएशन में इसको इसीलिए हम लोग हैंस इट इज कॉल्ड प्रेशर वेव ऑल्सो, प्रेशर वेव टू। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो डिस्प्लेसमेंट वेरिएशन है वो उसी लाइन के अलोंग है। क्या बता यार, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल कहां की तरफ है, ऑफ पार्टिकल इज इन द लाइन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। वेव प्रोपोगेशन, क्या जिस लाइन में
वेव चल रही है, उसी लाइन में पार्टिकल के डिस्टर्बेंस चल रहे हैं। यानी अगर मैं ये 0 0 ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर पार्टिकल के डिस्टर्बेंसेस की बात करूं तो हर पार्टिकल अपने अपने हिसाब से डिस्टर्बेंसेस कर रहा है ना। क्या पता है, हर पार्टिकल का अपना मीन है, कोई मीन से ज्यादा दूर है, कोई मीन से कम दूरी पे है ना। ये सोचो किसी पार्टिकल का मीन हुआ करता था, ये लाइन मीन पोजीशन को डिनोट कर रही है, तो ये पार्टिकल अपने मीन से कम दूरी पे है, ये और दूरी पे है ना। ये अपने पार्टिकल से ये मीन पे ही आ गया है। तो कुल मिलाकर हर पार्टिकल का अपना मीन है, और कुछ मीन से दूरी पे हैं और कुछ मीन पे ही पड़े हुए हैं। तो क्या पता, अगर मैं कहूं कोई एक पार्टिकल की पहचान उसके मीन से है, यानी वो पार्टिकल वेव चलने से पहले कहां रहा करता था, अपने मीन पे, और वेव चलने की वजह से वो अपने मीन से कुछ डिस्टर्ब्ड है, डेल्टा एक्स। अच्छा बता, लॉन्गिट्यूडनल वेव में, ट्रांसवर्स वेव में ये डिस्प्लेसमेंट कहां हुआ करता था, वाई लाइन में, और यहां ये डिस्प्लेसमेंट कहां है, एक्स लाइन में। तो हम किस बात पे इंटरेस्टेड हैं, अगर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ऐसे लाखों पार्टिकल हैं और हर पार्टिकल इसी तरह से वाइब्रेशन कर रहा है, तो हम उस पार्टिकल के बारे में सबसे पहले क्या जानना चाहेंगे कि वो अपने मीन से कितना डिस्टर्ब्ड है, और टाइम के साथ साथ वो डेल्टा एक्स कैसे बदल रहा है। जैसे वहां हम पता करते थे वाई कैसे कैसे बदल रहा है, यहां हम क्या कहेंगे, एक्स कैसे कैसे बदल रहा है। नहीं, तो फिर से वही बात है, क्या हर पार्टिकल का एक्स एक जैसे तरीके से बदल रहा है, नहीं। हर एक्स के लिए मैंने कहा यार ये ओरिजिन है, यहां से एक्स दूर का कोई पार्टिकल है जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, तो ये एक्स बेसिकली पार्टिकल के मीन की दूरी को डिनोट कर रहा है। ये एक्स क्या बता रहा है कि हम किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ये एक्स क्या बता रहा है, जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं उसका मीन कहां है। नहीं, क्या ये पार्टिकल जो कि एक्स दूरी पे है वो अपने मीन से डेल्टा एक्स शिफ्टेड है, जैसे ट्रांसवर्स में वाई शिफ्टेड हुआ करता था। तो क्या इस पार्टिकल का डेल्टा एक्स किन चीजों का फंक्शन होगा, वो एक्स का फंक्शन होगा। एक्स का मतलब होता है किस पार्टिकल की बात चल रही है, और किसका फंक्शन होगा, टी का फंक्शन होगा। नहीं, क्या पता यही पार्टिकल अभी इधर है तो थोड़ी देर बाद कहीं और जाएगा। तो क्या ये डिस्कशन हूबहू वही है जैसा किस में होता था, लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता, बस इतना अंतर था, वहां वाई में वेरिएशन होता था, यहां एक्स में, इसीलिए मैंने उसके डेल्टा एक्स लिख दिया है। और फॉर्मूला कैसा होता था, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। अब मैं यार यहां पे फर्दर कोई और बात नहीं करूंगा, क्या ओमेगा से, के से, डेल्टा से हम लोग पहले से फैमिलियर हैं, जैसा कुछ मीनिंग पहले होता था ओमेगा का, के का या डेल्टा का, यहां भी सब चीजों का वैसा ही मतलब है, वैसे ही फॉर्मूले हैं, बस एक पिक्चर हमारा बदला है, वहां ऊपर ऑसिलेशन होते थे, यहां आगे पीछे ऑसिलेशन हो रहे हैं। तो सब कुछ पता है, ये इक्वेशन मैंने राइट मूविंग वेव के लिए दिखाई है या लेफ्ट मूविंग के लिए। अगर यहां माइनस साइन है तो ये क्या है, और अगर यहां प्लस साइन आ जाएगा तो माइनस साइन राइट मूविंग वेव के लिए होता है, और प्लस साइन किसके लिए होता है, लेफ्ट मूविंग के लिए। नहीं, फर्दर बताओ, अच्छा ओमेगा के क्या फॉर्मूले हुआ करते थे, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई टी, अभी भी होते हैं। के का क्या फॉर्मूला होता था, 2 पाई बाई लेमडा, अभी भी होता है। लेमडा का क्या मतलब है, तो क्या यहां भी एक ही वेव का शेप बार बार रिपीट करेगा कि नहीं, तो एक वेव की लंबाई को हम क्या बोलेंगे, लेमडा रखेंगे। पास में रह, ऐसे सोच रहे कोई पार्टिकल, ये पार्टिकल अपना पूरा ऑसिलेशन करके मीन पे वापस आया है एक चक्कर लगा के, तो यहां वाला पार्टिकल अब तक 2 चक्कर लगा गया होगा, और आगे वाला पार्टिकल अब तक 3 चक्कर। क्या यही सब बातें वहां भी होती थी कि नहीं। तो मैं यार उस पर अब ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन है। ए का मतलब पहले भी क्या होता था, अभी भी वही है, क्या होता था, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड फ्रॉम इट्स मीन, इट्स मीन, इसके अपने मीन से वो कितना ज्यादा मैक्सिमम डिस्टर्ब होता है, वही उसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। तो यार यहां पे विजुअलाइजेशन बस मैं बदलना चाह रहा हूं, बाकी डिस्कशन में कोई अंतर नहीं है।
किसमें? एक बार फॉर्मेट हो गया था, तब से ही दिक्कत चल रहा है। फॉर्मेट कर रहा था इसलिए क्योंकि हैंग कर रहा था। खैर, ये सही समाधान निकला यार। मोबाइल पे चलाओ, इस पे भी चलेगा। पीपीटी भी तो चल ही रहा है यार मोबाइल पे, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वाले में रिलेशन लैम्डा बाय 4 का और फिर एंगल वाइज पाई बाय 2 गजब यार, सारी समस्या ही खत्म हो गई, चाहिए नहीं कुछ। देख रहा यार, ये दिखा तो दिया है अभी यार, ये तो दोबारा दिखा रहा हूँ। समाधान सिंपल है, इंसान परेशान हो जाता है फालतू। ये मैं अपने आप को समझा रहा हूँ। हाँ भाई, डिस्प्लेसमेंट वेव को मैंने ग्रे कलर से दिखाया है ना। हालांकि ग्रे कलर से जो दिखाया है वो ग्राफ डिनोट कर रहा है, तो ये उसी का इक्वेशन है। प्रेशर वेव को मैंने रेड कलर से दिखाया था। डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में कितना अंतर था? पाई बाय 2। जब भी किसी फंक्शन, साइन फंक्शन में पाई बाय 2 फेज का अंतर कर दिया जाता है तो साइन किस में बदल जाता है? कॉस में। और कॉस किस में बदल जाता है? तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को साइन में दिखा चुका हूं तो प्रेशर वेव का फॉर्मूला कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा आने वाला है। क्यों? अगर ये साइन था तो ये किस में आने वाला है? देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 इन डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव। ये बात मैंने दिखाई है और देख के ही मान लेना है कि हाँ ऐसा होता है। तो अगर ये साइन में होगा तो ये कॉस में होगा, अगर ये कॉस में होगा तो ये साइन में आ जाएगा। दोनों में पाई बाय 2 का अंतर है यार। ए का मतलब होता था डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, इसकी यूनिट मीटर या सेंटीमीटर में होती थी। प्रेशर की यूनिट किस में होती है? पास्कल में नहीं, पास्कल में या कभी कभी एटमॉस्फेयर प्रेशर में होती है। तो यार डेल्टा पी की जो ये इक्वेशन बनी है ये किस यूनिट की चीज है? पास्कल। तो यहां जो डेल्टा पीएम होगा ये भी किस यूनिट में होगा? भाई कॉस साइन की थोड़ी कोई यूनिट होती है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन था तो ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था। अगर ये प्रेशर वेव है, प्रेशर इक्वेशन है, तो ये क्या होगा? मैक्सिमम प्रेशर। डेल्टा पीएम को मैं क्या लिख रहा हूं? मैक्सिमम प्रेशर, या इसी को हम प्रेशर एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। प्रेशर एम्पलीट्यूड एक ही बात है। अच्छा, डेल्टा पीएम यानी प्रेशर एम्पलीट्यूड का अपने आप में एक फॉर्मूला है जो दूसरी बेसिक बातों से रिलेटेड है। वो फॉर्मूला हम सीधे सीधे रट लेंगे, है ना। फॉर्मूला है बहुत आसान, के बी ए। कौन बनेगा? अरबपति। अरे ए से अरबपति हुआ ना यार। के बी सी होता तो क्या होता? कौन बनेगा? ये क्या है? कौन बनेगा? अरबपति। हाँ, I am the host like अमिताभ। तो यार के यहां पर क्या है? के वही है यार जो ऊपर था, एंगुलर वेव नंबर। बी क्या है? बी नई चीज है यार। बी यहां पर है बल्क मॉडुलस। कुछ पहचाना पहचाना से लग रहा है। बल्क मॉडुलस हमने कौन से टॉपिक में पढ़ा था? इलास्टिसिटी में। यानी यार ये जो वेव चलती है किसी मीडियम में, उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी से ये तय होगा बी क्या है। बी क्या है? बल्क मॉडुलस। किसी मटेरियल में ही वेव चलेगी, है ना, तो उस मटेरियल का बल्क मॉडुलस है।
वो मटेरियल गैस भी हो सकती है। गैस का भी बल्क मॉडुलस होता है, लिक्विड का भी होता है, सॉलिड का भी होता है। और ए क्या है? डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। अब दो एम्पलीट्यूड आ गए हैं तो क्लियर कट बोलेंगे ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। यानी प्रेशर एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड भी है और केबी भी है। ये प्रेशर वेव इक्वेशन है। कुछ फॉर्मूले थे, मैं फिर से याद दिला रहा हूं, हालांकि लोगों को याद होंगे। पता वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा कैसे रिलेटेड था? न्यू लैम्डा था। क्या स्पीड को हमने ओमेगा बाई के से मिलाया था। यानी अगर तुम्हें वेव इक्वेशन दिख रही है तो जो जो बातें जैसे जैसे पहले आती थी वैसे वैसे, क्या वेव इक्वेशन को लेके हमने पूरी एक शीट करी थी। यानी पहले टॉपिक में वेव इक्वेशन के ही सारे फॉर्मूले थे। तो उसमें चाहे ट्रांसवर्स लिखा हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल लिखा हो, क्या डिस्कशन बदलने वाला है क्या? अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का ये फॉर्मूला बना दिया है तो तुम्हें याद है यार, वेलोसिटी को लेके, एक्सेलेरेशन को लेके, पोटेंशियल जी को लेके, काइनेटिक एनर्जी को लेके हमने कितना डिस्कशन किया था। वो सारे डिस्कशन हूबहू इससे मैच कर जाएंगे कि नहीं? तो क्या यहां फिर से मुझे बताना चाहिए? नहीं ना यार। तो बस इतना सा विजुअलाइजेशन मैंने जो यहां दिखाया है 15 मिनट की गंभीर डिस्कशन के बाद, ये सारी चीजें मैंने यहां पे फिर से समराइज कर दी हैं। बस एक बार देख ले, है ना? कुछ नहीं था, वही था। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट वेव है और ये क्या है? प्रेशर इक्वेशन। दोनों में फेज में अंतर कितना होता है? π/2। ठीक है। अच्छा, अभी तुमसे कोई ये कहे कि कोई पार्टिकल, जैसे यहां पे डिस्टर्बेंस चल रहा था, ये डिस्टर्बेंस चल रहा था, तो पार्टिकल का मीन पोजीशन कहां है? एक्स पे है। उसका एक्स सबसे ज्यादा कितना हो सकता है? तो यार एक्स उसका मीन है, वो ज्यादा से ज्यादा कितना आगे जा सकता है? नहीं, डेल्टा एक्स तो जनरल डिस्प्लेसमेंट है। डेल्टा एक्स समय के साथ और एक्स के साथ बदलता रहता है। तो डेल्टा एक्स सबसे ज्यादा क्या हो सकता है? यार डेल्टा एक्स सबसे ज्यादा ए हो सकता है, जब साइन की वैल्यू क्या होगी? 1। तो अगर कोई कहते हैं यार कोई पार्टिकल जो एक्स बराबर एक्स पे रहा करता था, वो ज्यादा से ज्यादा कितना आगे जा सकता है? एक्स प्लस ए। भाई ज्यादा ज्यादा अपने एम्पलीट्यूड से ज्यादा थोड़ी निकल जाएगा। तो ज्यादा ज्यादा कहां जा सकता है? एक्स प्लस ए। और कम से कम कहां? एक्स माइनस ए। बिल्कुल इसी तरह से एक और बात, नहीं, एक्स पे आना, इनिशियल पोजीशन पे आना है। एक्स से ए आगे जा सकता है और एक्स से ए, क्योंकि वो आगे पीछे ही तो ऑसिलेट करता है। अच्छा, जब हम ट्रांसवर्स वेव पढ़ा करते थे तो वहां उसके एक्स कोऑर्डिनेट पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहां क्या बदलता था? उसका वाई कोऑर्डिनेट। तो उसके दो कोऑर्डिनेट होते होंगे, एक्स कॉमा वाई, जिसमें एक्स फिक्स रहता होगा और वाई समय के साथ चेंज होता। यहां इसका एक्स फिक्स है, ये मीन पोजीशन है, और उसका डेल्टा एक्स आगे पीछे बदल रहा है। तो एक्स अगर कोई पूछे ज्यादा ज्यादा कितना हो सकता है? एक्स प्लस ए। कम से कम कितना हो सकता है? इसी तरह से अगर मैं कहूं कि यहां पर जितने भी पार्टिकल हैं वो एक कंफर्ट लेवल के प्रेशर पे थे, पहले कोई मीन प्रेशर उनका रहा होगा। जब क्या बताओ ये वेव चली, यानी ये लहर आई, तो कहीं कहीं पार्टिकल पास आ गए, कहीं कहीं पार्टिकल, तो कहीं कहीं का प्रेशर बढ़ गया, कहीं का प्रेशर घट गया। तो प्रेशर सबसे ज्यादा कितना बढ़ सकता है? डेल्टा पीएम। और सबसे कम माइनस डेल्टा पीएम। यार ये डेल्टा पीएम और माइनस डेल्टा पीएम में प्रेशर कभी निगेटिव नहीं होता है। ये क्या बता रहा है कि प्रेशर में कितना अंतर आया है। तो अंतर तो यार फेवर में भी हो सकता है, जहां पे मॉलिक्यूल पास आ गए होंगे वहां प्रेशर बढ़ गया होगा, जहां मॉलिक्यूल दूर चले गए होंगे वहां प्रेशर तो घट जाने का मतलब निगेटिव है। चलो, तो अगर उन मॉलिक्यूल का पहले से कोई पी नॉट का प्रेशर हुआ करता था और उसमें अंतर आ गया, तो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस डेल्टा पीएम, और कम से कम क्या हो जाएगा? क्या ये भी बात समझ में आना चाहिए? मैं इन्हीं के साथ साथ लिख देता हूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट कितनी होगी? कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल जिसका मीन हैव मीन एट एक्स बराबर एक्स नॉट। एक्स नॉट उसका खास मीन पोजीशन है, तो मैं कहूंगा एक्स नॉट प्लस डेल ए
उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, मैक्सिमम कोऑर्डिनेट होगा, और मिनिमम कोऑर्डिनेट क्या होगा, मिनिमम कोऑर्डिनेट कितना होगा, x नॉट माइनस ए। इसी तरह से यार प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, पी नॉट प्लस डेल्टा पी एम, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, पी नॉट माइनस डेल्टा पी एम, जहां पे डेल्टा पी एम क्या है, प्रेशर एम्पलीट्यूड। ये मैं पी मैक्स जब बता रहा हूं तो ये ओवरऑल प्रेशर की बात चल रही है, और पी नॉट यहां क्या है, वो प्रेशर जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, इसको हम बिना वेव यानी वेव ट्रेवल करने से पहले वाला प्रेशर कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम प्रेशर कह सकते हैं। क्या इतनी बात जनता समझ गई है? बोर्ड का मार्कर कहाँ है? फाइनल प्रेशर होगा इनिशियल इक्विलिब्रियम प्रेशर प्लस डेल्टा पी, और डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी एम कॉस समथिंग। तो जनरली पी का मतलब है पी नॉट प्लस डेल्टा पी एम कॉस समथिंग, और कॉस अगर बदलता जाएगा तो पी की वैल्यू भी बदलती जाएगी। कॉस सबसे बड़ा कितना होता है 1, तब प्रेशर कितना होगा पी नॉट प्लस डेल्टा पी एम, और कॉस कम से कम कितना होता है -1, तब प्रेशर कितना होगा, है ना, मिनिमम प्रेशर कितना होगा, पी नॉट माइनस डेल्टा पी एम, है ना। तो ये दो बातें और यहीं पे इक्वेशन के साथ साथ कहीं लिख सकते हैं, x की सबसे बड़ी वैल्यू और प्रेशर की सबसे बड़ी वैल्यू, x की सबसे छोटी वैल्यू और प्रेशर की सबसे छोटी वैल्यू। कोई यूज नहीं यार, जैसे क्वेश्चन हमने ट्रांसवर्स वेव में पढ़े हैं वही हुबहू क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे। कभी ट्रांसवर्स लिखा होगा, कभी लॉन्गिट्यूडनल, तो तुम्हारे मन का पिक्चर बस बदल सकता है। अच्छा बताओ यार, ट्रांसवर्स वेव में क्या ये कोई पूछ सकता है कि एक्स मैक्स बताओ? नहीं पूछ सकता। क्यों? क्योंकि उसका एक्स तो फिक्स ही रहता है, उसका वाई बदलता है। तो ये क्वेश्चन ही दिमाग में कैसे आए? जब तुम्हारे दिमाग में पिक्चर होगा तभी तुम समझ पाओगे कि इसमें एक्स मैक्स की बातें क्यों चल रही है, प्रेशर की बातें। क्या वहां प्रेशर की बातें हम करते थे? नहीं करते थे। यहां प्रेशर की बात हम कर रहे हैं क्योंकि यहां मॉलिक्यूल दूर या पास जा रहे हैं, वहां मॉलिक्यूल ऊपर नीचे जाते थे। पी नॉट का मतलब है मॉलिक्यूल मीडियम के तभी भी तो एग्जिस्ट करते होंगे जब वेव नहीं चल रही थी, तो वेव आने से पहले वाला प्रेशर, उसको इक्विलिब्रियम प्रेशर कह सकते हैं। इक्विलिब्रियम प्रेशर विदाउट वेव प्रोपगेशन, इक्विलिब्रियम प्रेशर विदाउट, पी नॉट का यहां मतलब मैं लिख देता हूं, इक्विलिब्रियम प्रेशर विदाउट वेव प्रोपगेशन। जब वेव प्रोपगेशन नहीं चल रहा था तब वाला जो प्रेशर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्रेशर। तो इतनी चीजें डाइजेस्ट हो गई हैं तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। किस पे आ रहा है? मेरे फोन में आ रहा है, सब किस में? भेजो जरा, क्या है? ऐसे कभी भी मैसेज आ सकते हैं कोई कठिनाई के समय में। अच्छा, नहीं ये बेसिकली गवर्नमेंट टेस्टिंग कर रही है, पूरे ऑल ओवर इंडिया पे दे रहे हैं, इसका मतलब। हाँ,
ये भारत सरकार द्वारा विभाग द्वारा सेल बहुत बढ़िया चीज है यार ये तो। भेजा गया है। लेकिन हाँ, ये काफी डरावना मैसेज था यार, इसकी आवाज भी काफी डरावनी थी। कृपया हाँ हाँ यार, अभी एलियन आएंगे तो एक साथ पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा, पूरे इंडिया को कम से कम। हाँ भाई, तो हम लोगों ने अभी दो नजरिए से वेव को देखा है कि जब वेव चलती है तो डिस्प्लेसमेंट में बदलाव होता है, जब वेव चलती है तो प्रेशर में बदलाव होता है। लेकिन मुझे बताया क्या, जब मॉलिक्यूल पास या दूर जाते हैं तो उस मटेरियल की डेंसिटी में भी बदलाव होता होगा कि नहीं? अगर प्रेशर में बदलाव हो रहा है तो डेंसिटी में भी बदलाव होता होगा। जहां मॉलिक्यूल पास आ गए हैं वहां डेंस हो गए होंगे, है ना, और जहां मॉलिक्यूल दूर गए हैं वहां। तो ऐसा है कि इसका एक नजरिया हम डेंसिटी वेव के फॉर्म में भी देख सकते हैं। जिस तरह का प्रेशर लुक था उसी तरह का, जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहीं पे डेंसिटी ज्यादा होगा। तो मैंने यार इसी को एक और नजरिए से दिखाया है, ये इसको बोलते हैं डेंसिटी वेव इक्वेशन, है ना, ये है ना। ये फॉर्मूला जो डेराइव करके लाया गया वो गैस प्रॉपर्टी मान के लाया गया है, इसलिए ये गैस के लिए ही वैलिड है। डेल्टा रो का मतलब क्या है? वही चेंज इन डेंसिटी, चेंज इन डेंसिटी। देखिए यार, डेंसिटी मटेरियल की पहले से एग्जिस्ट कर रही थी जब वेव नहीं चल रही थी, लेकिन जब वेव चली तो कहीं कहीं बढ़ गई, कहीं कहीं घट गई। तो ये उसी बदलाव को डिनोट करता है, ओवरऑल डेंसिटी को डिनोट नहीं करता है। तो ये फॉर्मूला उसी लुक में है जिस लुक में, तो डेल्टा रो एम क्या होगा? डेल्टा रो एम क्या होगा? मैक्सिमम चेंज इन डेंसिटी, मैक्सिमम चेंज इन डेंसिटी। हाँ बिल्कुल, रो नॉट जैसी बात हम कर सकते हैं कि पहले से डेंसिटी कितनी एग्जिस्ट कर रही थी। फिलहाल तुम बस इक्वेशन लिख लो, इससे ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। कभी इक्वेशन ही पूछ ली जाए तो हम कम से कम लिख तो सकते हैं। जिस लुक में प्रेशर की बात करी है उसी लुक में बिल्कुल डेंसिटी की बात कर सकते हैं। हाँ हाँ, देख के डरो नहीं, बस इसलिए लिख दिया गया है कि अगर तुम्हें ऐसे भी दिख दिया जाए और कल को तुम्हें वही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाए, ओमेगा पता करो, के पता करो, लेमडा पता करो, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है यार। यहां भी यार, क्या टाइम के बगल में ओमेगा छुपा होगा, एक्स के बगल में के छुपा होगा? वो सारे क्वेश्चन जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में पहले पूछे जाते थे वो यहां भी पूछ सकते हैं, प्रेशर में भी पूछ सकते हैं। क्या इतनी बात जनता को क्लियर हो गई है? डर खत्म हो गया है? था ही नहीं। बहुत बढ़िया, यही सुनने के लिए ही सारी बातें मैंने करी हैं। तो यार हमारे जो पिछला टॉपिक था, जब हमने ट्रांसवर्स वेव पहली बार पढ़ा तो सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। फिर हमने उसके बाद डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन को लेके वो स्लोप लोप की बातें करी थी। उसके बाद वेलोसिटी एक्सेलेरेशन, क्या वेलोसिटी एक्सेलेरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो बातें मैं यहां पे छोड़ दूं तो भी तुम समझ ही गए हो ना यार। जब डिस्प्लेसमेंट की वैसी ही बातें हैं तो आगे की बातें भी वैसी होंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक आया था, एक क्लास के बाद आया था, स्पीड ऑफ वेव इन धागा, इन स्ट्रिंग। स्पीड का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट टी बाई म्यू। याद आया? जहां टी होता था मीडियम की प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी, और म्यू होता था मीडियम की मास वाली प्रॉपर्टी या इनर्शियल प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं। दो प्रॉपर्टी पे स्पीड हमेशा डिपेंड करती है, मीडियम की इलास्टिक प्रॉपर्टी और मीडियम की इनर्शियल प्रॉपर्टी, यानी मास से रिलेटेड चीज और इलास्टिसिटी से रिलेटेड चीज। तो टेंशन वहां पे क्या था? इलास्टिसिटी से रिलेटेड चीज, और म्यू क्या था? मास से रिलेटेड चीज। तो यहां भी यार जब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करेंगे तो वेव की स्पीड दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। किस पे यार? वहां रूट टी बाई म्यू था, यहां अंडर रूट बी बाई रो है। तो यार बी किससे रिलेटेड प्रॉपर्टी है? यार बी को हम बोलते थे क्या? बल्क मॉडुलस। ये बेसिकली इलास्टिक प्रॉपर्टी है, ये इलास्टिक प्रॉपर्टी है जैसे टेंशन। दूसरा, वहां नीचे डिवाइड में म्यू आता था, या म्यू को हम रो ए भी लिख दिया करते थे, यहां रो ही आया है। रो क्या होता है यार? डेंसिटी। क्या डेंसिटी मास से रिलेटेड प्रॉपर्टी है कि नहीं है? तो यार ये, इसको हम इनर्शियल प्रॉपर्टी कह सकते हैं। वेव की स्पीड जैसे कि
धागे में दो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, तो यहां भी दो प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। इस टॉपिक के लिए वेलोसिटी का ये फॉर्मूला है, अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन रो। ऑनलाइन वाले सुन पा रहे हैं भाई लोग? ऑनलाइन वाले अच्छा अभी ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे तो मुंह में चाय Yes, भरी sir. हुई है। अच्छा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ये कंफर्म किया है? नहीं सर, क्लास कर रहे हैं। अच्छा क्लास नोट कर लिया भाई लोग? प्रांजल नहीं आया? प्रांजल भी तो कह रहा था। अच्छा वो वीडियो देखेगा। बी बल्क मॉडुलस है, रो डेंसिटी है। अब यार ये स्पीड के फॉर्मूले, वैसे तो मैंने एक ही फॉर्मूला बनाया है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में स्पीड के फॉर्मूले अलग अलग आने वाले हैं। खैर ये सब तो इग्नोर करने के लिए आ रहा है, अभी आएगा यार। क्या आने वाले हैं, मैं सीधे फॉर्मूले बताने वाला हूं। ये सब कहानी मैं क्यों दिखा रहा हूं, जस्ट अ मिनट। क्या है 13 तारीख? इसमें मैं सोच रहा हूं यार कि मैच चला सकता हूं मैं सारे। कितने लोग देखने आएंगे? मैच देखने आएंगे? मुझे लगा मैंने अभी इसके साथ स्क्रीन शेयर किया है तो गवर्नमेंट को पता चल गया कि कोई यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रहा है, तो मैं कह रहा गवर्नमेंट को इससे क्या दिक्कत हो सकती है, कोई स्क्रीन शेयर कर। तो करना क्या है, मतलब इस पे रिस्पॉन्ड कैसे करना है? यार किस किस तरह की चीजें हो रही हैं यार, दुनिया में हर चीज बहुत रैपिड फैलती है अब यही खतरनाक है। हाँ मान लिया पता भी चल जाए तो कौन सा हमने घर पे सुरंग बना रखी है, मान लिया पता चल जाए कि हाँ, घुमा दो यार कैमरा, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो स्पीड ऑफ वेव इन जनरल मतलब किसी भी मीडियम के लिए अगर बात करें तो स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। अभी मैं कह रहा हूं कि अगर सॉलिड मीडियम की बात चले, जल्दी 1D ऑब्जेक्ट, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए, तो यही फॉर्मूले में क्या बता रहे, वन डायमेंशनल कोई रॉड है और उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपोगेट कर रही है, तो सॉलिड लॉन्गिट्यूडनल रॉड में बल्क मॉडुलस डिफाइंड ही नहीं होता है, तो बस यंग मॉडुलस अपॉन रो कर देंगे। है बढ़िया है ना? सॉलिड 3D मीडियम, 3D मीडियम के लिए ये फॉर्मूला थोड़ा गंदा है, याद होता नहीं है जल्दी, वो है y प्लस 4/3 ईटा, हाँ y प्लस 4/3 ईटा। अगला है सॉलिड का हो गया है, तो अब क्या आएगा, लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम के लिए V का फॉर्मूला ये है, तो हम कहोगे ये तो वही है, हाँ तो वही है, क्योंकि लिक्विड के लिए बल्क मॉडुलस डिफाइंड है, केवल बल्क मॉडुलस डिफाइंड है तो उसी में फॉर्मूला है। बल्क मॉडुलस जनरल और बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, ये लिक्विड के लिए भी काम करेगा। और अब अगला मीडियम क्या आता है, फॉर गैसियस मीडियम।
गवर्नमेंट यही तो नहीं बताने वाली थी कि बिजली जाने वाली। हाँ, इतने सारे कंट्रोल अगर गवर्नमेंट ले लेगी तो यार भैया लोगों का मुश्किल हो जाएगा सब कुछ। ईंटा पता है क्या होता था? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हाँ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस भी कहते थे इसको। हाँ, y+4/3 ईटा। तो मैंने यार दो मीडियम के लिए बात कर ली है, और जनरली यार ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सॉलिड के लिए और ये फॉर्मूला लिक्विड के लिए, ये फॉर्मूला सबके लिए है, लेकिन बल्क मॉडुलस ही y बन जाता है सॉलिड के लिए। हाँ, तो y कर दो। अगला मीडियम क्या आने वाला है? गैसियस मीडियम। तो यार गैसियस मीडियम के लिए दो फॉर्मूले हैं, एक है न्यूटन्स फॉर्मूला जो बाद में गलत पाया गया था, और एक है लाप्लास फॉर्मूला। लाप्लास फॉर्मूला जिसने न्यूटन को गलत साबित किया था। हाँ, तो इसको लाप्लास करेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने करेक्शन किया था। अच्छा, न्यूटन को इतनी तवज्जो दी जाती थी कि लाप्लास फॉर्मूले में भी साफ साफ लिख दिया है कि इन्होंने सुधार के लिखा है, यानी इसका मतलब पहले कोई लिख चुका है, तो तुरंत लोग चर्चा करेंगे पहले कोई ना कोई तो लिखा है, तो कौन लिखा है? न्यूटन। तो यार न्यूटन फॉर्मूला के हिसाब से इन्होंने एजम्पशन लिया था कि क्या एजम्पशन लिया था कि जब भी लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी मीडियम में प्रोपोगेट करती है तो वेव चलने से उस मीडियम के टेम्परेचर में कोई अंतर नहीं आता है, बल्कि मीडियम गैस ही है, तो हम ये कहेंगे कि एजम्पशन था आइसोथर्मल प्रोसेस ड्यूरिंग वेव प्रोपोगेशन। यानी उन्होंने ये माना था कि टेम्परेचर नहीं बदल रहा है। क्या माना था? टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, और इस एजम्पशन के साथ बल्क मॉडुलस कैलकुलेट किया था। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है dp/dv × v। तुमने यार ऐसे नहीं पढ़ा है, तुमने पढ़ा है स्ट्रेस दैट इज F/A, जिसको हम dp कह रहे हैं, अपॉन स्ट्रेन दैट इज ΔV/v, तो v ऊपर चला गया है। ये वही फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वाला, लेकिन इस लुक में लिखा गया है। और ये dp/dv × v आइसोथर्मल मान के पता है क्या आ जाता है? ये P आ जाता है। ये P शो करना बड़ा आसान है यार। तो पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में PV = nRT होता है, तो T क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो बता ओके, मैं एक तरीके से बता रहा हूं। तुम्हें याद है मैंने एक फॉर्मूला हमेशा बताया Q = AB² हो, तो dQ/Q क्या आता है? बहुत बार बताया है, वो आता है dA/A × 1, dB/B × 2, dC/C × याद आया यार? यार ये बात कोई नोट नहीं करेगा यार, ये बात मैं हर बार हर टॉपिक में लगभग बताता रहता हूं। तो मुझे बताओ dP/P क्या आएगा? यार ये तो फिक्स है ना nRT। nRT फिक्स क्यों हो गया? क्योंकि आइसोथर्मल एजम्पशन है। इन्होंने क्या माना था? T क्या रहता है? कांस्टेंट। तो इसका फॉर्मूला आएगा dV/V की पावर क्या? -1। तो मुझे बताओ यहां से dP/dV क्या आ गया? -P/V। अभी मुझे बताओ dP/dV क्या आ गया? -P/V × V, तो V से V खत्म, क्या आ गया? P। खैर कहानी ना भी पता होगी तो चलेगा। बल्क मॉडुलस क्या आ गया? प्रेशर। अच्छा, इजीली अवेलेबल चीज प्रेशर है या वॉल्यूम? बल्क मॉडुलस है। गैस के लिए प्रेशर इजीली अवेलेबल चीज है, अक्सर प्रेशर इजीली मेजर किया जा सकता है, नहीं? और इत्तेफाक से बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर ही है, तो हम वेलोसिटी का फॉर्मूला अब क्या लिख दें तो बढ़िया रहेगा यार। वैसे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला √ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी था, बट अब बल्क मॉडुलस प्रेशर आ गया है, तो अब क्या बन गया? P/ρ। बट ये बाद में क्या माना गया? गलत।
ये बाद में गलत पाया गया। यार ये कहानी नहीं भी याद रहेगी तो चलेगा, कैसे आया है ये नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, बस बल्क मॉडुलस किसके बराबर आ जाता है, प्रेशर के बराबर, किसमें, न्यूटन्स फॉर्मूला में। अच्छा एक बात हम लोग हमेशा करते हैं, इसी फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स को हम W/m लिख देते हैं, नहीं लिख देते, तो ये पता है क्या बन जाता है, W/v मास अपॉन वॉल्यूम, ये बन जाता है 1/m ρRT। अरे ये कभी किया है केटीजी में, कभी तो किया होगा केमिस्ट्री में। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले में प्रेशर को 1/m ρRT लिख दूं तो ये रो खत्म हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, √RT/m, रो खत्म हो जाएगा, RT/m आ जाएगा। तो ऐसा है ना यार कि मेन फॉर्मूला तो यही था, मगर क्योंकि बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर निकल आया तो ये बन गया, और जब ये बन गया है तो प्रेशर को √RT/m लिख सकते हैं, तो ये बन गया, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है यार। अब यार जब ऐसे फॉर्मूले बनते हैं तो कुछ भी डेटा दिया जा सकता है, उसी हिसाब से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर प्रेशर वाला डेंसिटी वाला डेटा है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, बल्क मॉडुलस वाला डेटा है तो ये लगा सकते हैं, टेम्परेचर और मोलर मास वाला डेटा है, m यहां क्या है सबको पता है, मोलर मास ऑफ द गैस, तो जिस गैस मीडियम में वेव चल रही है उसके मोलर मास पे भी चीजें डिपेंड करती हैं। थर्मोडायनेमिक्स तो लिखा ही रह गया ये, कोई नहीं, ये भी शुरू होगा कुछ दिन बाद। तो न्यूटन फॉर्मूला में अजम्पशन क्या था कि वेव चलने के दौरान हल्का सा डिस्टरबेंस से टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, ऐसा न्यूटन ने माना था, और उस आधार पे ये वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था। लेकिन लाप्लास ने कहा कि वेव प्रोपगेशन इतना फास्ट हो रहा है कि उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं मान सकते हैं, यानी उसमें गैस के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं उस प्रोसेस को हम आइसोथर्मल नहीं मान सकते। जब भी कोई फास्ट प्रोसेस होता है तो उसको हम क्या मानते हैं, नहीं पता, थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करते हैं कि जब भी कोई फास्ट प्रोसेस गैस के अंदर होता है तो उसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस मानते हैं। तो यार लाप्लास ने एजम्पशन क्या लिया था, क्या लिया था, एडियाबैटिक प्रोसेस इन गैस ड्यूरिंग वेव प्रोपगेशन। न्यूटन ने आइसोथर्मल माना था, इन्होंने क्या माना था, एडियाबैटिक। तो इनका बल्क मॉडुलस थोड़ा अलग आया था, इनका बल्क मॉडुलस आया था गामा पी। मैं यार सीधे फॉर्मूला लिख दूं चलेगा ना यार, बल्क मॉडुलस क्या आया था, गामा पी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अब कितना हो गया, गामा पी बाई रो, पुराना तो है गामा पी बाई रो। अच्छा पी को अभी भी √RT/m लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। अच्छा पी को अगर हम √RT/m लिखेंगे तो ये फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा, √γ/RT/m। तो ले दे के यार ये फॉर्मूले, तो ये गलत पाया गया था, है ना, न्यूटन्स फॉर्मूला साफ साफ लिख लें यार, फॉर्मूला इज रॉन्ग। मगर देखो यार हम लोग रॉन्ग भी पढ़े किसी का, ये होती है वैल्यू आदमी की, ये न्यूटन की औकात है कि इतने साल बाद हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि न्यूटन ने क्या गलत बताया था, औकात की बात है। और जिसने सही बताया था उसके बारे में हम ये पढ़ रहे हैं, इसको बढ़ा सकते हैं ऐसा नहीं है, बट हाँ नहीं इसको भी समझ सकते हैं। तुम्हें याद है एडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो P बराबर क्या होगा, C/V की पावर गामा। तो यार जैसे वहां dP/dV लिखा था, ये dP/P बता। अच्छा इसमें dP/P क्या आएगा यार, C तो कांस्टेंट है, ये आएगा -dV/V इंटू क्या, गामा।
अब बता, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा है, dp बाई dv इंटू वी। तो dp बाई dv की जगह क्या लिखना है, गामा p बाई v इंटू वी। तो v कैंसिल, बल्क मॉडुलस कितना आ गया, गामा p। माइनस साइन एक गायब है, अच्छा माइनस यहां था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। वो बातें यहां भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। गामा एडियाबैटिक एक्सपोनेंट होता है, गामा को हम बोलते हैं क्या, पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक एक्सपोनेंट। ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। उस क्लास में होना। थर्मोडायनेमिक्स उस क्लास में होगा। इसमें वेव के बाद हम लोग वेव ऑप्टिक्स करेंगे। तो अभी मतलब समझ लो कि यार एक क्लास साउंड वेव में और 11 लगभग सर कंप्लीट हो गया, हम लोग अगर बस सॉलिड फिजिक्स को हो जाएगा उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। बस इस बैच में 3 क्लास और रह गई हैं, मतलब 12th वालों की। हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे यार, छोड़ें क्यों। डॉपलर इफेक्ट हट गया है तो नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे। मैं देख लूंगा, बहुत सारे बदलाव आए हैं बल्कि। अब वो सर वो भी हट गया, रोलिंग भाई अब नीट का एनटीए ने साफ साफ सिलेबस जारी किया है, तो मुझे नहीं लगता यार ऐसे कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहिए जो जिस पे चीजें टिकी हैं वो तो पढ़ना पड़ेगा, भले वो लिखें चाहे ना लिखें। लेकिन डॉपलर इफेक्ट कोई ऐसी चीज नहीं जिस पे चीजें टिकी हों, एकदम किनारे वाला टॉपिक है। क्या लिखा हुआ था, हाँ यार मैंने गलत फाइल भेज दी क्या तुम लोगों को, वो तो उसमें डिलीटेड कहाँ लिखा है, उसमें तो सिलेबस लिखा है। अच्छा ये एकदम किसी ने फर्जीफिकेशन किया है, मैं सिलेबस भेज रहा हूँ। मैं अभी सिलेबस भेज रहा हूँ। ये गड़बड़ है, मैंने मिलाया यार, इसने फर्जी लिख दिया बहुत सारी चीजें। इसने तो लिख रखा है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी भी गायब है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मैं सिलेबस भेज रहा हूँ, है किसी और के पास भी है क्या सिलेबस। क्या लिखा है, ये तो हैंड रिटन है भाई। ये मैंने अभी लिखा सर, ये देखिए सर, एनएमसी में जो भेजी फाइल उसमें डॉक्टर इफेक्ट पीडीएफ मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ देखो आया, ये मैंने भेजा है। ये जो खतरे वाला मैसेज था वो सबको आया ना यार, मैं डर रहा हूँ यार, मेरे पास क्यों आ रहा है। मेरे पास 2 बार आया था, मैं बीच में हाँ जितने भी संदिग्ध लोग हैं जो बहुत ज्यादा इंटरनेट पे उधर ये सब करते रहते हैं, जैसे मैं ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता रहता हूँ, अपलोडिंग डाउनलोडिंग, तो वो देखते होंगे कौन महीने में सबसे ज्यादा डेटा यूज कर रहा है, इसका मतलब वो कुछ उसी को भेज रहे हैं। इससे बचना यार, गवर्नमेंट पता नहीं कुछ भी कर सकती है, इस समय बड़े एक्शन मूड में है। पता चले वो कई लोगों की लिस्ट निकाल दे कि ये सब संदिग्ध लोग पाए गए हैं, अगले चुनाव से पहले वो वादा कर दे इन सबको जेल पहुंचाना।
तो जनता को तो पता नहीं चलता कि कितना फर्जी कितना सही है, सब जेल में चले गए, जनता खुश हो गई, अच्छा सारे संदिग्ध लोगों को जेल पहुंचा दिया, जय हो मोदी जय हो। हाँ भाई, मुझको नहीं, मतलब ये कि अभी मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो कहाँ पसंद आएगा। जब तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ तब तक पसंद है। अभी जेल में बैठ के थोड़ी जय हो मोदी करेंगे। हाँ भाई, सर ये जो है इसमें ऑसिलेशन ऑफ वेव में तो बहुत चीजें कैटेगरी में। ओके, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव, वेव स्पीड है, वेव स्पीड मैं पढ़ा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव है, मैंने बता दिया। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव पढ़ा दिया है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव मैंने समझा दिया है, पढ़ा दिया है। स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग ऑर्गन पाइप तो धागे में हो चुका है, ऑर्गन पाइप में पढ़ाना बाकी है। फंडामेंटल मोड ऑफ हार्मोनिक्स, अरे फंडामेंटल क्या, मैंने तो ओवरटोन तक पढ़ा दिया है। और बीट से बात तो ओके, का है हट गया है और क्या यहां पर पावर इंटेंसिटी और बहुत बढ़िया है, एको पिच क्वालिटी साउंड ये सब मॉडल में आपकी लाउडनेस सही है यार। बट ऐसा है ना यार, जब लिख दिया लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव तो कुछ कुछ लॉन्गिट्यूडनल प्रॉपर्टी हमें पढ़ना पड़ेंगी, ये पूछने वाले पूछ लेते हैं। हल्की फुल्की प्रॉपर्टी हम पढ़ लेंगे। हाँ, अब जो टॉपिक पूरी तरह से हटा सकते हैं। सर जो इतना बीट्स कोर्स लिखा काटा है है, इसमें बस उसके बाद है ना, हाँ इतना जो कोर्स काटा है तो उसके हिसाब से पेपर तो बहुत मुश्किल होना है क्योंकि पहले हैं सर हम लोग इस बैच के साथ हो रहा है लीनियंट रहेंगे मेरे हिसाब से। स्पीड ड्रॉप तो पूरे ही मैंने वीडियो देखा था। वेव को काफी लाइट लग रहा है। हाँ तो दो एग्जाम में हुआ ये डिफिकल्टी लगी बड़ी थी पर एग्जाम की सेम ही रही। चलो अच्छा है। सेकंड में तो इशू नहीं था। अरे मैं सोच रहा हूँ कि अब वेव थोड़ा हल्का हो गया, फिर तो कम समय लगेगा, मतलब बस अगली क्लास और। नोट कर लिया भाई लोग? तो यार ये सॉलिड के लिए वेव स्पीड था, ये गैस के लिए था, जिसमें से सही आंसर ये है, वो न्यूटन गलत बोला था। शायद कभी यही पूछ दे न्यूटन फॉर्मूला क्या है, तो गलत ही लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि वेव स्पीड, कोई पूछे न्यूटन फॉर्मूला वेव स्पीड का क्या है, तो क्या लिखोगे? अंडर रूट पी बाई रो, या उसी का दूसरा लुक अंडर रूट आर टी बाई एम। और अगर कोई पूछे वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या है गैसियस मीडियम के लिए और ना लिखे किसी का, तो तुम किसका लिखोगे? अरे जो सही है वही लिखोगे यार, ये सही है। कल की क्लास में बड़ी जल्दी जल्दी नोट कर रहे थे यार तुम, या कल की क्लास में ज्यादा स्लो लोग रहे होंगे तुम्हारे मुकाबले वहां पे? स्पीड ऑफ वेव लिखा है, तो हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी इको। भाई वेव स्पीड है तो इको भी उसी का एप्लीकेशन है, पता नहीं किस सेंस में चीजें बोलते हैं, शायद पूछ लिया जाए। तो इको क्या होता है? जब हम किसी ऊंची बिल्डिंग या पहाड़ी के सामने खड़े होकर चिल्लाते हैं तो जो हम बोलते हैं वही वापस रिटर्न में सुनाई देता है। तुमने देखा होगा दिलवाले मूवी में अजय देवगन बोलता है सपना, तो पहाड़ी से आवाज आती सपना सपना सपना। तो पहली आवाज अजय देवगन बोलता है और बाकी आवाज कहां से आती है? हाँ वरुण धवन की मैं तेरा हीरो आपने देखी है? क्या? वरुण धवन की मैं तेरा हीरो मूवी। आपके टाइम का अजीब लोग थे, हमारे अच्छा अच्छा। तो बेसिकली अनुपम खेर। साउंड वेव एक तरह का डिस्टरबेंस है। मैंने कहा ये कोई डिस्टरबेंस है, तो पहली बात तो ये सही माने में डिस्टरबेंस नहीं है, क्योंकि पार्टिकल साउंड वेव में कैसे ट्रेवल करते हैं? पार्टिकल ऐसे ट्रेवल करते हैं। तो फिर ये क्या मैं दिखा रहा हूं? अक्सर किताबों में
ग्राफ ऐसे बना दिया जाता है, मगर उसका इशारा लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरफ होता है, तो ये फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तुम अगर कभी वीडियो एडिटिंग वाला वेवफॉर्म देखोगे ऑडियो का, तो वो ऑडियो वेवफॉर्म भी ऐसे ही बना रहता है। तो वो वेवफॉर्म है या एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट डिनोट करता है? वो वेवफॉर्म है। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो आगे पीछे होता है। तो ये वेवफॉर्म है। मैंने कोई चीज बोली तो हवा में कुछ डिस्टर्बेंसेस आ गए जिनका ये ग्राफ है, नहीं, और वो डिस्टर्बेंसेस कितनी स्पीड से ट्रैवल करते हैं? ये डिस्टर्बेंस कितनी स्पीड से चलता है? लगभग 332 मीटर पर सेकेंड से। ये क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये जनरली इतनी स्पीड होती है। मतलब अब ये नहीं कि यार ये आम तौर पे मतलब 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होना चाहिए और रूम टेम्परेचर पे हम बातें करें तब के लिए है। अभी एक्सट्रीम कंडीशन में वेलोसिटी नहीं सेम रहेगी, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड का फॉर्मूला अंडर रूट गामा RT बाई एम पढ़ा है। तो मीडियम बदल जाए, टेम्परेचर बदल जाए, डेंसिटी बदल जाए तो स्पीड अफेक्ट होती है। लेकिन आमतौर पे स्पीड कितनी होती है? 332। अब यहाँ पे यार कोई पहाड़ी या दीवार है तो क्या ये आवाज उसी स्पीड से जाएगी, फिर यहाँ टकराएगी और टकरा के वही डिस्टर्बेंस हमें सुनाई देगा? मान लिया यार यहाँ पर अजय देवगन का कान है, तो बता यार वो यही सपना को दोबारा कब सुनेगा? मान लिया यार पहाड़ी D दूरी पे है तो दोबारा कितने समय में सुनेगा? तो यार ये D जाएगा, D वापस आएगा, और जब तक मीडियम एक जैसा है तब तक स्पीड भी बदलने वाली नहीं है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का एप्लीकेशन है। तो टाइम इंटरवल बिटवीन टू इको वो कितना होगा? या बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड इको, ओरिजिनल साउंड एंड इको, इको और ओरिजिनल साउंड के बीच का कितना समय अंतर होगा? डेल्टा टी बराबर क्या होता है? दूरी, समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 2d अपॉन v। तो डेल्टा टी बराबर कितना आ गया? 2d बाई v। तो अब यार दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर हमें दूरी पता है ना, तो समय का अंतर कितना होगा, और समय का अंतर पता है तो हम दूरी बता सकते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? v इंटू डेल्टा टी बाई 2। नहीं, क्या v इंटू डेल्टा टी का मतलब है कि साउंड ने कितना चला है? तो v इंटू डेल्टा टी अगर उसने चला है तो उसमें आधा आगे गया है और आधा पीछे आ गया है, तो v डेल्टा टी में 2 से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा कि कितना दूर है। v डेल्टा टी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई साउंड। यहां v डेल्टा टी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई साउंड। और जितना साउंड चलता है ऑब्वियसली यार उसमें एक होता है सीधे जाने वाली दूरी और एक होती है लौटने वाली दूरी, है ना? तो उसका आधा कर दोगे तो दूरी आ जाएगी। दो तरीके से फॉर्मूले को यूज किया जा सकता है। एक फॉर्मूला याद रखो। अब इसी को यार कभी कभी ऐसे पूछा जाता है, एक डिवाइस होता है सोनार, नाम सुना है यार? सोनार, ये साउंड वेव नेविगेशन एंड ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म होता है। हाँ, सबमरीन। ये सोचो यार कोई शिप है और शिप के ऊपर खड़े होके हम यहाँ सोनार लेके खड़े हैं और ये शिप पानी में चल रहा है, हमें नहीं पता कि इस समय कितनी गहराई है। तो सोनार एक डिवाइस है जो ये ऑडियो जनरेट करता है और उसको डिटेक्ट करता है। ऑडियो तुम किसी से भी जनरेट करो, वो बेसिकली ऑडियो डिटेक्ट करता है। मान लिया मैंने एक ऑडियो यहाँ भेजा तो वो ऑडियो जनरली पानी में ट्रेवल करता हुआ नीचे जाएगा और फिर लौट के वापस आएगा। तो ये डिवाइस क्या बता देगा कि साउंड वापस आ गया। यानी ये डिवाइस एक तरह से टाइम इंटरवल बता सकता है ओरिजिनल साउंड और वापस आने वाली साउंड के बीच में। तो यह मुद्दा होगा यार कितनी गहराई है ये बताना। तो क्या अभी अभी हमने डी का फॉर्मूला पढ़ा है, वही एच का फॉर्मूला हो जाएगा कितना? v इंटू डेल्टा टी बाई 2, जहां v क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इन, ध्यान रखना है ये स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर होगा। क्यों? क्योंकि एयर में तो वो थोड़ी दूर चला होगा भाई, शिप से लेके पानी तक थोड़ी ज्यादा दूरी होगी। मेन दूरी कहां है? पानी के अंदर। तो हम इतना एक किनारे वाली दूरी को अगर इग्नोर कर दें तो v स्पीड वो होना चाहिए जो वाटर के अंदर है। अब यार क्वेश्चन आसान होगा
तो h बराबर v डेल्टा t बाई 2 लिखना, बस इतना ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन मुश्किल होगा तो v निकालने के लिए v फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है, और v का फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा है, अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन वाटर के अंदर यही पढ़ा है। तो क्वेश्चन में हो सकता है बल्क मॉडुलस और डेंसिटी दे रखे हैं, तो पहले v निकालोगे और एक बार v आ जाएगा तो फिर हाइट निकाल सकते हो। आसानी क्वेश्चन आएगा। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर ऐसे होता है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर वो वैल्यू स्पीड ऑफ साउंड वाटर में इससे ज्यादा होता है, जैसे ये 332 है तो उसका मुझे लगता है कि काफी ज्यादा होता है, 1000 से ऊपर होता है। मैं अभी देख के बता सकता हूँ। सी वाटर में उसकी स्पीड होती है 1450 मीटर पर सेकेंड, 1450 मीटर पर सेकेंड, यानी 1400 से लेके 1500 के आसपास, 1500 मीटर पर सेकेंड के आसपास। यानी साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा पता है किस में होती है, सॉलिड में। इससे भी ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, फिर किस में होती है, लिक्विड में, और सबसे कम किस में होती है, गैस में। सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। यानी अगर कोई सिग्नल मेटल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो सबसे फास्ट आता है। तो यार इसमें ज्यादा दिया नहीं है, मैं ज्यादा क्यों पढ़ाऊं यार, कहीं पे पिच दिया नहीं है तो क्यों पढ़ाऊं। तो फिर तुम लोग भी क्वेश्चन छोड़ के करना, फिर थोड़ा बचा जाए यार, फालतू पढ़ने से क्या फायदा। नहीं, क्लास क्यों खत्म हुई, क्लास तो 1 बजे तक है, उसमें ये थोड़ी लिखा सिलेबस में कि क्लास 12:30 बजे तक होना चाहिए। उसमें सिलेबस कट किया है कि टाइम कट किया है? आज ज्यादा काम था। एक तक पढ़ेंगे क्लास कर सही है, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा किया है सिलेबस कट करके। ये टॉपिक होता भी बहुत गंदा है यार, कौन ध्यान रख पाता है। में एक भी चैप्टर डिलीट नहीं किया गया था। एनसीईआरटी की ओरिएंटेड करते हैं। नोट कर लिया भाई लोग। तो इतनी सी इको वाली बात बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। यूनिफॉर्म मोशन है तो समय बराबर दूरी बटा चाल वाला फार्मूला लगाया यार, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम भूल सकते हैं। ऑर्गन पाइप मतलब जो मुंह से बजाने वाला यंत्र हो, जल्दी उस सेंस में ऑर्गन पाइप बोल देते हैं। ऑर्गन मतलब कि हम लोग नहीं बांसुरी बजाते हैं तो वो ऑर्गन पाइप है, बांसुरी। खैर, तो एक यहाँ पे हम पाइप लेने वाले हैं और उस पाइप में स्टैंडिंग वेव की बात करेंगे। पहले हम लोग बोथ एंड क्लोज्ड, वन एंड ओपन, और इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे बोथ एंड ओपन। 2 तरह के ऑर्गन पाइप पे हम स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन की बात करने वाले हैं। ऐसा पाइप जो एक एंड से ओपन है और ऐसा पाइप जो दोनों किनारों से क्या है, ओपन है। इनमें हम क्या करने वाले हैं, स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन करने वाले हैं।
तुम यार धागे में स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन की बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। धागे में स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन की मेन कंडीशन क्या होती थी? दो वेव जब आपस में मिल जाती हैं, एक वेव की ही रिफ्लेक्टेड वेव उसी से मिल जाती है तो स्टैंडिंग वेव बनती है। स्टैंडिंग वेव में क्या होता था? बहुत सारे पार्टिकल इन्वॉल्व होते थे और उन पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसी एक का सबसे ज्यादा होता था, किसी का एक का सबसे कम होता था। जिनका सबसे कम होता था उसको बोलते थे नोड, और जिसका सबसे ज्यादा होता था उसको क्या बोलते थे? एंटी नोड। हम लोग वहां पे लूप बनाया करते थे, ऐसे आधा लूप या कभी कभी एक पूरा एक आधा या कभी कभी दो पूरे और एक आधा। तो यार यहां लूप में ये पार्टिकल नोड कहलाते थे। तो यहां भी यार ये पार्टिकल नोड हैं जिनकी किस्मत में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा है, और ये पार्टिकल वो होगा जिसकी किस्मत में बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट लिखा होगा। तो पहले और अब में अंतर क्या है? अंतर यह कि पहले पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट करते थे, अब कहां ऑसिलेट करते हैं? आगे पीछे। लेकिन लूप में अब भी बना रहा हूं केवल तुम्हें याद दिलाने के लिए, जैसा पहले होता था वैसे ही अभी। यानी क्या? ये एंड एंटी नोड वाला है, ये क्या है? एंटी नोड। ये क्या है? नोड। ये क्या है? एंटी नोड। ये क्या है? नोड। हर वो पार्टिकल जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट नोड, है ना? इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट नोड। और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। नहीं, जब भी एक यार ओपन पाइप होगा तो किनारे पे हमेशा क्या बनेगा? एंटी नोड। जैसे यार हम लोग वन एंड ओपन धागा पढ़ते थे तो धागे में एंड पे हमेशा क्या बनता था? एंटी नोड। ऐसे यहां पे हमेशा क्या बनेगा? एंटी नोड। और जहां पे कॉर्नर होगा वहां हमेशा क्या बनेगा? नोड बनेगा। ये पक्की बात है। मुझे बता, अगर बोथ एंड ओपन पाइप है तो किनारे पे हमेशा क्या बनेगा? एंटी नोड। तो यार बेसिक मोड बनाने के लिए कम से कम एक नोड होना जरूरी है। तो मैंने यार इसका बेसिक स्ट्रक्चर ये बनाया है जिसमें क्या क्या है? एक एंटी नोड है और दूसरा क्या है? नोड है, और फिर क्या है? एक एंटी नोड है। ये एक और बात, तो यार जिसको मैं एंटी नोड कह रहा हूं वो पार्टिकल सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड है और ये डिस्प्लेसमेंट का नोड है। जहां नोड होता है वहां पे मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, और जहां एंटी नोड होता है वहां मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। तो प्रेशर वाइज कहां सबसे ज्यादा प्रेशर होता होगा? यार एंटी नोड वाले पोजीशन पे प्रेशर सबसे कम होता होगा। तो ये प्रेशर का नोड है, इसको क्या बोलेंगे? प्रेशर नोड। जहां प्रेशर सबसे कम होगा वो प्रेशर का नोड है, जहां डिस्प्लेसमेंट सबसे कम होगा वो डिस्प्लेसमेंट का नोड है। प्रेशर जहां सबसे ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रेशर एंटी नोड। तो यहां थोड़ा सा उल्टा मामला है, जहां डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है वहां प्रेशर का नोड होता है, और जहां पे प्रेशर का एंटी नोड होता है वहां डिस्प्लेसमेंट का नोड होता है। तो यार यहां नोड एंटी नोड प्रेशर के हिसाब से लिखे गए हैं या डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से? डिस्प्लेसमेंट के साथ। प्रेशर में उसी का उल्टा होता है, अभी हर जगह हर तरह से नहीं लिखेंगे। तो यार मैंने यहां पर वन एंड ओपन का ये बनाया है फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल, तो ये क्या कहलाएगा? फर्स्ट ओवरटोन। हम लोग यार इस तरह से नाम रखते थे ओवरटोन, तो इसका क्या होगा? सेकेंड ओवरटोन। तो फिर आगे हम बात करेंगे एनथ ओवरटोन। ये कौन सा मोड है? फंडामेंटल। इसमें दो आधे लूप हैं, तो इसके भी एक्सटेंडेड आएंगे, अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। हम क्या बातें करते थे? देखो यार ऐसा स्ट्रक्चर पाने के लिए ऑब्वियसली यार यहां हमें ट्यूनिंग फॉर्क की जरूरत पड़ेगी। वो ट्यूनिंग फॉर्क जब वाइब्रेट करेगा तो गैस के मॉलिक्यूल को आगे पीछे ऑसिलेट कराएगा। गैस के मॉलिक्यूल ऑसिलेट करते करते जाएंगे और टकरा के खुद ही से सुपर इंपोज हो जाएंगे, तो यहां क्या बनेगा? स्टैंडिंग वेव। खैर, तो यहां पर यार कितनी फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क लिया है जिससे ये मोड बना है या ये मोड बना है या ये मोड बना है, तो वो कुछ सटीक फ्रीक्वेंसीज होती हैं, है ना? अगर ये मोड बनाने के लिए हमने कुछ 10 हर्ट्ज यूज किया है तो ये मोड बनाने के लिए हमें हायर फ्रीक्वेंसी यूज करना पड़ेगी क्योंकि लैम्डा छोटा है, और ये मोड बनाने के लिए और हाई, यानी हर हायर मोड बनाने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है।
क्या पता है हमें यहां पे दिया होगा लेंथ ऑफ द ट्यूब कितनी है और हमें निकालना होगा लेमडा कितना होगा और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। क्या फ्रीक्वेंसी निकालना बड़ा आसान है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है v बाई लेमडा, और लेमडा निकालना भी तुम्हें बताया ही जा चुका है। मुझे बताओ कि आधा लूप है मतलब लेमडा बाई 4, तो लेमडा बाई 4 को किसके बराबर लिखोगे, एल के, तो लेमडा कितना आ जाएगा 4l, तो फ्रीक्वेंसी कितना आ गया। क्या जनता समझ पा रही मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये बिल्कुल वैसा ही डिस्कशन है जैसा हमने कभी धागे में किया है, तो आगे का डिस्कशन खुद से करो, बिल्कुल धागे वाला डिस्कशन है यार। लेमडा लेंथ रिलेट करो और फ्रीक्वेंसी लिखते जाओ, देखते हैं क्या आता है। बता यार, एक लूप पूरा है और एक आधा है, तो ये लेमडा बाई 2 प्लस लेमडा बाई 4 मिला के एल है, तो लेमडा कितना आ गया, तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगा बोलो। अब तुम समझ गए होगे अगला क्या आने वाला है, बताओ। अगर ये 1v बाई 4l आया है, ये 3v बाई 4l आया है, तो ये 5v बाई 4l आएगा, तो इन जनरल क्या लिखोगे, यस 2n प्लस 1v बाई 4l। याद आया भाई, ये सारी बातें अपने आप सब बनाएं, क्योंकि सब कुछ रिपीट हो रहा है, हमने धागे में पढ़ रखा है, अब वही डिस्कशन हम लॉन्गिट्यूडनल वेव में, बस पिक्चर का अंतर है मन में सोचने का। हेलो जी, हाँ जी, हजरतगंज गोमती नगर। आप रिज्यूम अपना भेज दीजिए, होगा तो बता देंगे जी। हाँ भाई, फंडामेंटल ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा तो फर्स्ट ओवरटोन कैसा बनेगा, इसका फर्स्ट ओवरटोन में 2 बाहर 1 लूप और 2 ऐसे आधे। सेकेंड ओवरटोन कैसा बनेगा, ऐसा, तो फिर हम nth की भी बात कर पाएंगे। इसको मैं ऐसे न्यू नॉट लिखता हूं, इसको न्यू 1 लिखता हूं, इसको न्यू 2 लिखता हूं। पता है यहां न्यू नॉट, न्यू 1, न्यू 2 किस रेशियो में आया है ना, 135 के रेशियो में। यानी अगर पहली फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है तो अगली 30, तो अगली, हम लोग फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल में नाम देते हैं तब वो नाम हार्मोनिक नाम होता है। अगर मैं इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलूंगा तो अगला वाला क्या कहलाएगा, थर्ड हार्मोनिक, तो अगला वाला क्या कहलाएगा, फिफ्थ हार्मोनिक। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब वन एंड ओपन वाला केस होता है तो उसमें ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट करते हैं, नहीं यार, ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट करते हैं नहीं। अच्छा, हार्मोनिक नेमिंग मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आता है और ओवरटोन नेमिंग मोड के हिसाब से है। तो ओवरटोन और हार्मोनिक में क्या रिलेशन है, क्या यार हार्मोनिक नाम ट्वाइस ऑफ ओवरटोन प्लस 1 है कि नहीं है, P बराबर 2n प्लस 1। अच्छा, इसको देख के कुछ याद नहीं आ रहा यार, जो वन एंड धागे वाला डिस्कशन होता था, वन एंड स्ट्रिंग वाला, बिल्कुल वन एंड स्ट्रिंग, वन एंड क्लोज स्ट्रिंग और वन एंड क्लोज पाइप का एक जैसा डिस्कशन है। बोथ एंड क्लोज धागा का डिस्कशन, बोथ एंड क्लोज धागा का डिस्कशन और बोथ एंड ओपन पाइप का डिस्कशन, ये थोड़ा अंतर है यार। वहां बोथ एंड क्लोज धागा होता था और यहां बोथ एंड ओपन पाइप है, उनका डिस्कशन बिल्कुल एक जैसा आने वाला है। मैच करा पा रहे हैं यार, वहां का वन एंड क्लोज और यहां का वन एंड ओपन आपस में बिल्कुल मैच कर गया है, तो वहां का बोथ एंड फिक्स धागा और यहां का बोथ एंड ओपन पाइप सेम होने वाला है।
यार आगे की कहानी मैं चाहता हूं कि तुम लोग खुद बढ़ाते रहो यार, मेरे भरोसे ना बैठो, क्योंकि ये सब बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं। बस थोड़ा सा पिक्चर का अंतर था, इसलिए मैंने इस टॉपिक में इसको कवर कराया है। हाँ भाई, बोथ एंड ओपन के केस में आधा लूप लैम्डा बाई 4 और ये लैम्डा बाई 4, तो मिलके कितना हो गया 2 लैम्डा बाई 4 किसके बराबर लिखा जाएगा, तो लैम्डा कितना आ जाएगा 12, तो फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा v बाई 12। तो अगला क्या आने वाला है, 5p/4 है, अरे रुको यार, लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2 तो 2 लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2 कितना आ गया यार, 2 लैम्डा बाई 2 बराबर एल, तो फ्रीक्वेंसी का आएगा 2v बाई 12। नहीं, तो अगली बार क्या आने वाला है, लैम्डा आएगा 12 बाई 3, तो आएगा 3v बाई 12। तो इन जनरल क्या आएगा, ये न्यू नॉट था, ये न्यू 1 था, ये न्यू 2 था, यार न्यू 2 था तो 3 था, न्यू n क्या होगा, n प्लस 1v बाई 12। क्या बात समझ में आ रही है यार। तो क्या यहां पर ये जो रेशियो आए हैं वो किस रेशियो में आए हैं, यानी क्या मैं कह सकता हूं यार ये फर्स्ट हार्मोनिक है, तो अगला वाला कौन सा हार्मोनिक है, सेकेंड हार्मोनिक। क्या यहां पर
सारे मल्टीप्लिकेंट, फंडामेंटल के सारे मल्टीप्लिकेंट रेजोनेंस करा रहे हैं सारे, तो यहां पे ऑल हार्मोनिक रेजोनेंस कराते हैं, वहां पर ऑड हार्मोनिक रेजोनेंस कराते थे, यहां पर ऑल हार्मोनिक रेजोनेंस करा रहे हैं। क्या हार्मोनिक नेमिंग और ओवरटोन नेमिंग में क्या रिलेशन है? क्या हार्मोनिक नाम ओवरटोन नेम से एक ज्यादा है, यानी P बराबर n+1, तो इसी फॉर्मूले को हम PV/12 भी कह सकते हैं। तो यार पूरी कहानी का लेखा जोखा बड़ा आसान है, पूरी कहानी का लेखा जोखा मैंने समराइज किया था। क्या न्यू बराबर PV/4L या 2n+1 V/4L, ये किसके लिए था? वन एंड के लिए। यार वन एंड ऐसे याद रखो, वन एंड और बोथ एंड, वन एंड और बोथ एंड वहां भी था, और वन एंड और बोथ एंड वहां फिक्स था, यहां ओपन है। तो वन एंड का फॉर्मूला यही होता है, चाहे धागा हो चाहे पाइप हो। और बोथ एंड वाला फॉर्मूला क्या आया है? n+1 V/12 या PV/12। क्या बोथ एंड का फॉर्मूला हर जगह यही आता है? क्या इतनी बात अब धागे और पाइप की अब कॉम्बो बात दिमाग में जाना चाहिए। तो क्या जो क्वेश्चन वहां एग्जिस्ट कर रहे थे वो यहां भी एग्जिस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। वहां याद है यार मैंने इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन कराए थे कि ये पहले तो हार्मोनिक नाम बताओ, ओवरटोन नाम बताओ, वो सब यहां भी एग्जिस्ट करेंगे। तो क्या सब कुछ एक जैसा बार बार नहीं पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें करना आना चाहिए। तो कुछ क्या नया है इस टॉपिक में? नया है एंड करेक्शन। एंड करेक्शन क्या है? हम लोग जब ये कह रहे हैं कि यार एक वेव क्वार्टर बनी है तो यहां वाला पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, तो सही माने में ये जो वेव का दायरा है वो पाइप तक सीमित ना होकर पाइप से थोड़ा बाहर तक होता है। हमने अभी तक जो एजम्पशन लिया है उसमें हर जगह λ/4 को L लिखा है, या कुछ भी लेंथ को हमने L के बराबर लिखा है, जबकि यार वेव का दायरा पाइप तक ना सीमित होकर पाइप के थोड़ा, एक्चुअली पाइप के अंदर की एयर और पाइप के आसपास की एयर का बिहेवियर लगभग एक जैसा होता है, वो मीडियम एक ही जैसा होता है, और एकदम खुले आसमान वाली एयर थोड़ा अलग बिहेवियर की होती है। तो पाइप का दायरा पाइप तक सीमित ना रह के थोड़ा आगे तक होता है, तो उसके इन्फ्लुएंस में स्टैंडिंग वेव थोड़ा बाहर तक बनती है, और जितना बाहर बनती है उसको हम E से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये E क्या है? एंड करेक्शन। यानी जहां अभी तक हम L लिखा करते थे वहां हमें क्या लिखना चाहिए? L+E लिखना चाहिए। तो क्या एंड करेक्शन के बाद अगर क्लोज्ड का फॉर्मूला कोई बनाएगा तो क्लोज्ड का फॉर्मूला क्या हम जैसे पहले L को λ/4 लिखते हैं तो हमें क्या लिखना चाहिए? L+E बराबर λ/4। जैसे हम यहां पर यार 3λ/4 को L लिख रहे थे तो अब क्या लिखना चाहिए? L+। तो हर जगह जहां L आता था वहां क्या आने लगेगा? L को L+E से रिप्लेस कर दो। तो ये सारे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे? पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर 2n+1 V/L होता था तो अब क्या आएगा? L+E आएगा। नहीं, या PV/4L आता था तो 4L+E आएगा, है ना, वन एंड वाले में। और बोथ एंड वाले में, बोथ एंड वाले में बता। अच्छा, क्या इस केस में एंड करेक्शन दोनों तरफ होगा? यानी यहां भी E होगा और यहां भी E होगा, तो यहां फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? PV/2L+2E। यार जहां पहले L आता था उसको अब हम L+2E से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, E का मैग्नीट्यूड
कितनी लेंथ का होता है, तो बाय डिफॉल्ट ई का मैग्नीट्यूड 0.6 आर के बराबर लिखा जाता है, जहां पे आर क्या है, रेडियस ऑफ पाइप। यानी अपने मन से अगर कभी हमें एंड करेक्शन की वैल्यू लेना पड़े कि कितनी दूर तक पाइप का इन्फ्लुएंस रहता है, तो 0.6 आर तक पाइप का इन्फ्लुएंस रहता है। तो फॉर्मूले में जहां पहले एल आता था वहां क्या आने लगेगा, एल प्लस, है ना। क्या वन एंड ओपन में एंड करेक्शन एक तरफ होगा और बोथ एंड में एंड करेक्शन दोनों तरफ हो जाएगा। ये नई बात है जो पहले से अलग है। क्या जनता समझ पा रही है? जनता तब समझ पाएगी जब इस पे एक दो क्वेश्चन सामने आएंगे कि इस पे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। जनता आलस में क्यों है? हाँ भाई, क्या हुआ तुमको? लेकिन वो तो खत्म हो चुका है अभी, आई फ्लू का दौर। इस समय डेंगू बहुत चल रहा है, डेंगू से भैया बच के रहना। यहाँ तो मच्छर है नहीं है, यहाँ मच्छर लगते हैं? नहीं है। मच्छर वहां लगते हैं जहां पे रात में कोई रुकता है। उनको पता होना चाहिए कि कोई तो खून चूसने वाला मिले, वहीं पे रुकता है। अच्छा, जागते हुए लोग मिलेंगे तो वहां नहीं रुकता। हाँ, उसकी जान को खतरा है, क्यों रिस्क ले जान का। जैसे कभी कोई रूम में कोई रुक नहीं रहा है डेली डेली, तो पहले दिन अगर वहां कोई रुकेगा तो उसको मच्छर नहीं लगते। ये मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूं यार लाइफ के। अगले दिन से मच्छर वहां आ जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि कहीं कोई कल रुका था। हाँ, ये है। तो ये बात समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ूं? दोनों बातें समझ में आ गई हो तो मैं अगली बात बताऊं। तो स्टैंडिंग वेव को लेके एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें ये पता किया जाता है कि कब परफेक्ट स्टैंडिंग वेव बन गई हैं। तुम्हें याद है जब मैं धागे की स्टैंडिंग वेव बना रहा था तो मैं कह रहा था धागे में जब स्टैंडिंग वेव बनती है तो उससे साउंड जनरेट होती है। पाइप में भी जब स्टैंडिंग वेव बनती है तो उससे क्या जनरेट होता है, साउंड वेव जनरेट होता है। और जनरेट कराने के लिए भी साउंड की जरूरत पड़ती है। तुम्हें याद है यार, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि यार इसमें ट्यूनिंग फॉर्क लगाओगे और वो ट्यूनिंग फॉर्क अगर इसकी इन फ्रीक्वेंसी में से किसी से मैच कर जाएगा तो स्टैंडिंग वेव बन जाएगी। और स्टैंडिंग वेव बनती है तो यहां पे हम ऐसे कह सकते हैं यार कि ये किनारे वाला मॉलिक्यूल बहुत हाई वाइब्रेशन में ऑसिलेट करता है। तो क्या यार, जब ये हाई वाइब्रेशन में ऑसिलेट करेगा तो बाहर के एयर को भी डिस्टर्ब कराएगा और वो डिस्टर्बेंस हमारे कान तक सुनाई देता है। यानी यार इसके अंदर जो बना है वो प्रोपोगेटिंग वेव है या स्टैंडिंग वेव है? प्रोपोगेटिंग वेव जो चलती है, और स्टैंडिंग वेव जिसका नेचर फिक्स रहता है। स्टैंडिंग वेव में दो एनर्जी होती है, राइट गोइंग और लेफ्ट गोइंग, और प्रोपोगेटिंग वेव में केवल एक एनर्जी होती है। यार ये बातें हम कर चुके हैं। प्रोपोगेटिंग वेव यूनिडायरेक्शनल वेव होती है और स्टैंडिंग वेव उसमें दो वेव इन्वॉल्व होती है, एक राइट गोइंग और एक लेफ्ट गोइंग। तो यार इस स्टैंडिंग वेव ने इन टर्न बाहर क्या हलचल मचा रखी है, प्रोपोगेटिंग वेव जनरेट करा रखी है। और अगर ये परफेक्ट स्टैंडिंग वेव बनेगी, परफेक्ट स्टैंडिंग वेव मतलब कि कॉर्नर पे एंटीनोडी बने, तो वो जो डिस्टर्बेंस बाहर पैदा करेगी वो हमें सुनाई देगा, लाउड साउंड सुनाई देगी। और अगर इम्परफेक्ट स्टैंडिंग वेव बनी है तो वो आवाज हमें सुनाई नहीं देगी। तो हमें यार आवाज से पता चल जाएगा कि कब पाइप के अंदर स्टैंडिंग वेव परफेक्ट बनी है और कब इम्परफेक्ट बनी है। तो यार ये देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये लैब में शायद कभी किसी ने देखा हो। ऐसा एक पाइप होता है, ये एक रिजर्वायर है पानी का, जितना पानी का लेवल इधर होगा उतना इधर होगा। सीधी सी बात है यार, ये तो फ्लूइड के नियम के हिसाब से है। अभी अगर हम पानी का लेवल बदलना चाहे तो इस पिंच कॉक, इसको पिंच कॉक बोलते हैं, इसको दबा के ऐसे ऐसे प्रेस करके पानी का लेवल कम ज्यादा कर सकते हैं। देखो यार, मैं पानी का लेवल कम ज्यादा कर रहा हूं इसको प्रेस करके, दिख रहा है ना यार, यहां से पानी निकल रहा है यार, वो नहीं दिखा पाया हूं मैं।
तो यार पानी निकाल निकाल के हमने यार इसके लेवल को उस जगह पे रोक दिया है जहां पर आवाज तेज सुनाई दी है। आवाज तेज सुनाई दी है तो बताए उतनी जगह पे ये जो खाली जगह है भाई, इधर तो पानी भरा है, ये जो खाली जगह है यहां क्या बन चुका है, स्टैंडिंग वेव बन चुका है। हाँ, स्टैंडिंग वेव बन चुका है, तो इस किनारे पे एंटी नोड होगा और वहां पर नोड होगा। अच्छा, ये हमें दिखाई देगा या सुनाई देगा? दिखाई तो मैं तुम्हें बना के दिखा दे रहा हूं कि ऐसा हुआ होगा। क्या अगला स्टैंडिंग वेव की लाउड साउंड कब सुनाई देगी? यार अगला लाउड साउंड तब सुनाई देगी जब यहां से λ/2 और मूव कर जाएंगे। देखो यार, जब फिर से पानी का लेवल इधर आ जाएगा तो फिर से लाउड साउंड सुनाई देगी। क्यों? ट्यूनिंग फॉर्क हमारा वही था, तो फ्रीक्वेंसी फिक्स है, लैम्डा भी फिक्स है, v इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है ना, लैम्डा भी फिक्स है। तो लैम्डा फिक्स है तो λ/4 पे एक बार आधे लूप का स्टैंडिंग बना होगा, और अभी 1.5 लूप का स्टैंडिंग वेव ज्यादा जगह में बनेगा कि नहीं, है ना। मैं यहां पे ट्यूनिंग फॉर्क वही रख रहा हूं, बदल नहीं रहा हूं। ट्यूनिंग फॉर्क बदल दूं तो इस वेव को पतला भी कर सकता हूं, लेकिन मैं ट्यूनिंग फॉर्क वही रख रहा हूं। तो क्या अगला साउंड कब सुनाई देगा, तेज साउंड, जब परफेक्ट स्टैंडिंग वेव 1.5 वेव बन जाएगी, 1.5 लूप बन जाएगा, 1.5 लूप। फिर अगला कब सुनाई देगा, 2.5 बन जाएगा। यानी कुल मिला के हर अगला तेज साउंड कितनी लंबाई के अंतर पे सुनाई देगा, λ/2। तो हम 2 बार तेज आवाज सुन लें, उसके बीच की लेंथ पता कर लें। क्या ये स्केल को देख के हम पता कर लेंगे कि 2 बार हमें तेज साउंड कब सुनाई दी गई है? क्या ये गैप हमें क्या दे देगा? ये गैप हमें λ/2 देगा। नहीं यार, लेंथ बिटवीन 2 लाउड साउंड, लाउड साउंड से मेरा मतलब है रेजोनेंस कब हुआ है, उनके बीच का दूरी हमें पता चल जाएगा। मान लिया यार ये रीडिंग L1 थी, ये रीडिंग L2 थी, तो हम इन दोनों के अंतर से क्या पता चल कर लेंगे, λ/4 कितना होगा, L1 L2 माइनस L1। L2 फाइनल रीडिंग है और L1 इनिशियल रीडिंग है। नहीं, ये किसके बराबर होगा, λ/2 के। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, 2L2 माइनस, क्या ये रीडिंग हमें स्केल पे दिखाई देगी। और एक बार लैम्डा आ गया तो स्पीड ऑफ साउंड भी निकाल सकते हैं। बता, स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर न्यू लैम्डा। हमें ट्यूनिंग फॉर्क तो पता ही है किस फ्रीक्वेंसी का है, उसमें लिखा रहता है। और लैम्डा हमें किससे पता चल गया, तेज साउंड सुन के। तो लैम्डा भी पता चल गया, फ्रीक्वेंसी भी पता है, तो हम बता सकते हैं कि इस समय कमरे पे स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी। ये उसी को पता करने का एक एक्सपेरिमेंट है। क्या क्या बता सकता है, लैम्डा बता सकता है और स्पीड ऑफ साउंड बता सकता है। अच्छा यार, क्या यहां पर पहली रीडिंग अगर मैंने ली होती, ये वाली रीडिंग जिसको मैंने L1 कहा है, बता यार पहली रीडिंग वो किसके बराबर होती, फंडामेंटल, यानी λ/4। तो पहली वाली रीडिंग से भी तो लैम्डा निकाला जा सकता था, मगर मैंने निकाला नहीं। पता है क्यों? क्योंकि यार पहले वाले शेप में एंड करेक्शन इन्वॉल्व होता है, तो क्या ये लंबाई के अलावा भी बाहर लंबाई लेना चाहिए थी, इसलिए पहले रीडिंग का कभी भरोसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसमें एंड करेक्शन इन्वॉल्व, और एंड करेक्शन कितना है हमें खुद नहीं पता है। तो हमेशा पहली लाउड साउंड और दूसरी लाउड साउंड के बीच का जो गैप होता है उस पर भरोसा करते, क्योंकि उसके बीच में कोई एंड करेक्शन इन्वॉल्व। क्या जनता समझ पा रही है? तो अभी यार ये रेजोनेंस ट्यूब कहता है इसको हम, रेजोनेंस ट्यूब। इसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझाना चाह रहा था, है ना। इस पे क्वेश्चन में हम लोग करेंगे तो बात समझ में आए कैसे क्वेश्चन आएंगे। यार अगर इतने पाइप का डायग्राम बना लो, और क्या, अगर तुम बनाना ही चाहते हो तो बस इतने पाइप भर का डायग्राम बना सकते हो, और ये तुम समझ सकते हो यार कि स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या है, न्यू लैम्डा। क्लियर है भाई लोग?
क्वेश्चन में कहा गया स्पीड ऑफ साउंड बताना है। बता यार स्पीड ऑफ साउंड बताना है। स्पीड ऑफ साउंड कैसे निकलता है? स्पीड ऑफ साउंड बी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? न्यू कितना दे रखा है? लेमडा कैसे पता चलेगा? जरा लैंग्वेज पढ़ो। उसमें कहा गया है रेजोनेंस ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट में जो कि फंडामेंटल मोड है, 16 सेंटीमीटर की लंबाई पर पहला रेजोनेंस मिला है फंडामेंटल वाला। तो इसका मतलब यार 16 सेंटीमीटर की लंबाई पे पहला नहीं, तो क्या इसकी 16 सेंटीमीटर की लंबाई को हमें क्या किसके बराबर लिख देना चाहिए? लैम्डा बाई 4 किसके बराबर लिख देना चाहिए? 16। मगर ये सही नहीं है, क्योंकि डायमीटर क्वेश्चन में दिया है तो ऐसी फर्जी में तो थोड़ी दिया है। क्या एंड करेक्शन ई की वैल्यू कितनी होती है? 0.6 इंटू आर, मगर आर नहीं दिया क्वेश्चन में, डायमीटर दिया है। 2.5 कर लेंगे। ये डायमीटर दिया है तो रेडियस कितना होगा? 2.5। तो पता है ई कितना आ गया? ई कितना आ गया? 1.5। तो ये 17.5 हो गया यार, ई 1.5 आया है भाई। तो लेमडा कितना आ गया? 4 इंटू 17.5। तो बता यार फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? ये 4 इंटू 17.5 68 और 70 आ गया। क्या बात समझ में आ गया यार? अगर डायमीटर दिया है तो एंड करेक्शन भी सोचना पड़ेगा। डायमीटर ना दिया होता, डायमीटर ना दिया होता, सीधे सीधे कोई एंड करेक्शन दे देता और बढ़िया बात है। ये यार बहुत बढ़िया फीचर पता चला है, कास्ट करो। ये कंप्यूटर सब बेकार है। ये फीचर तो मुझे पता था लेकिन आप दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं कर रहा था। नोट कर लिया भाई लोग? बल्कि यार एक डेडिकेटेड फोन मैं इसके लिए रख देता हूं ताकि मेरा अपना फोन डिस्टर्ब ना रहे। नहीं खरीदेंगे नहीं, मेरे पास बहुत सारे फोन पड़े हैं जो नहीं, मतलब वैसे, मतलब जो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। किसी का हल्का सा कांच क्रैक है, किसी का बैटरी बहुत कमजोर है, इस तरह के, तो वो अपना लगा रहेगा यहाँ पे। हाँ कैमरा लगा यार, अब किसी को ऐसा करना है तो भाई 1,500 का बिकेगा बाहर मार्केट में जाके वो फोन। पकड़ा गया तो मतलब सोचो यार कितनी छोटी चोरी। लाइफ में यार ऐसा नहीं कि चोरी नहीं करना चाहिए, बट इतनी छोटी चोरी करके क्या, बड़ी करो यार। इसीलिए मैं चाबी अपनी जेब में रखता हूँ। हाँ उसमें फिर पुलिस पकड़ती है यार, उसमें फिर मुझे कुछ नहीं करना यार। इंश्योरेंस वाले पुलिस से कहेंगे। अगला क्वेश्चन जनता करे। यार क्या नेटवर्क है यार, पहले बताते यार। मेरी पुरानी गाड़ी में जितनी इंश्योरेंस वैल्यू थी उससे कम तो उसने खरीदा है। वो वाली गाड़ी मैं छोड़ आया था वहीं पे। हाँ उसके बदले कुछ उसने कम कर दिया था। इसमें देखो यार रेजोनेंस किन किन सेंटीमीटर पे देखा गया है, वो लंबाई दी है। पहला रेजोनेंस 9.755 पे, दूसरा 31.25 पे, तीसरा 52.75 पे, ऐसा दिया है। तो हमें बताना है स्पीड ऑफ साउंड। कैसे बताओगे यार? मुझे बताओ, पहली रीडिंग का भरोसा हम नहीं करते ना, क्योंकि उसमें एंड करेक्शन होता है। तो पहली और दूसरे के बीच का गैप एक लूप की लंबाई होती है, याद है यार? पहले और दूसरे की लंबाई
ये लैम्डा बाई 2 होती है। तो एक रीडिंग 9.75 है, दूसरी क्या है 31.25 है। तो इनके बीच का फासला कितना होगा? 22.21 कितना? ये लैम्डा बाई 2 के बराबर है, लैम्डा बाई 4 के? लैम्डा बाय 2 के 2 into 21.5 लैम्डा बाय 2 सर आपने दूसरी फ्रीक्वेंसी से लिया है तो लैम्डा बाय 2 होगा। ये लंबाई 9.75 है और ये 31.75 है। तो दो रेजोनेंस के बीच का जो गैप होगा वो एक लूप की लंबाई होगी। क्या मैंने कहीं लैम्डा बाई 4 लिख दिया है क्या? तो लैम्डा कितना आ गया? 43 सेंटीमीटर आ गया। नहीं तो स्पीड कितनी आ गई? 43 इंटू 800। यार ये 0.43 लिखना भाई, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में बताना ना। क्या जनता समझ पा रही है? समझ गया यार कैसे क्वेश्चन हो सकता है? तो ठीक है यार, जो जो चीजें देखें जरा शीट दिखाएं। रिकॉर्डिंग स्टॉप।